आप तो आइए, बताइए कल क्या क्या होगा, ऐसे कैसे काम चलेगा कल मैं आज नहीं पता, एक साल बाद कैसे निकलेंगे हैं? तेज बोलिए, आप बताइए तेज प्रकाश, तेज प्रकाश है सामाजिक, और क्या सामाजिक मानकी, कौन बताएगा सामाजिक मानकी क्या होता है? आज पढ़िए आराम से, आज कोई टेंशन नहीं है, अभी तो एनर्जी पूरा बचा हुआ है, एक ही क्लास में है। बताइए सामाजिक मानकी क्या होता है? क्या होता है? सामाजिक मानकी सब होती है समाज की परिस्थिति भूमियों को उपयोग बनाने के लिए, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग मिलके और जो उसमें 3 कैटेगराइज किया था, ग्रामीण, शहरी और पंचायत। ग्रामीण में क्या होता था? जो ग्रामीण भूमि बंजर भूमि थी उसको क्या किया जाता था? पट्टा नहीं भाई, उसको जो है वहां पे वृक्षारोपण किया जाता था। क्यों किया जाता था? उस बंजर भूमि को बचाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक है, और क्या बताए थे उसमें? सामाजिक मानकी बहुत बड़ा टॉपिक था, उसमें शहरी वाले बताए थे कि जो बंजर जमीनें पड़ी है वहाँ पे पार्क बनाने के लिए, और जो रोड किनारे पे है वो हरित पट्टी बनाने के लिए, हरित पट्टी बनाने के लिए। और बताइए अभय जी, आप बताएं, इतना शांत क्यों पड़ रहे हैं? बताइए और क्या होता है? सामुदायिक मानकी, हाँ सामुदायिक मानकी, हाँ सामुदायिक मानकी में क्या होता है? मतलब सभी लोग मिलके जो सभी लोग मिलके और कुछ संस्थाएं भी मिलके, वो तो सारे लोग मिलके क्या कर रहे थे? मानकी का काम कर रहे थे। ठीक है, तो कल वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज है कृषि विविधता, कृषि विविधीकरण। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, नया टॉपिक है एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं, कृषि की समस्याएं और उनके समाधान। ये आपका टॉपिक। टॉपिक का नाम ले लीजिए। आज आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं, उनके समाधान। कृषि के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं और उसके समाधान में क्या क्या उपाय किया जा सकता है, या सरकार कौन कौन सी पहल कर रही है। ठीक है, और विविधताएं। पहली बात तो समझते हैं कि कृषि विविधताएं होती क्या है। विविधता, डाइवर्सिटी, कृषि विविधता कोई बताए क्या होता है? आज आप पहली बार आए, कृषि विविधता क्या होती है? विविधता क्या होती है, इतना बताओ। कृषि विविधता तो बात है, एक ही कई प्रजाति के जीव जंतु और वनस्पतियां रहती हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी। कृषि विविधता का क्या मतलब होगा? एक ही लैंड में कई प्रकार के फसल उग जाते हैं।
खेत में कई प्रकार के फसल उगाना। इस अच्छा, इसको क्यों उगाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या लाभ, क्या लाभ है? कृषि विविधता का क्या लाभ है? कृषि विविधता का ये लाभ है, जैसे जब फसलों में डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, जैसे आप लगातार फॉर एग्जाम्पल आप गेहूं और धान लगातार ये दोनों उपजा रहे हैं, ठीक है, लगातार गेहूं धान अल्टरनेट क्रम, उससे क्या होता है, जमीन उर्वरकता क्या होती है, उर्वरकता कम हो जाता है, ठीक। और जब यही डाइवर्सिटी का यूज करते हैं, क्या, विविधता का, तो उर्वरकता बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे एक बार आप गेहूं उपजाए, गेहूं के बाद कोई ऐसा फसल उपजाइए जिससे कृषि की जमीन की उर्वरकता बढ़े, जैसे अरहर, या कह सकते हैं अरहर, और क्या हो सकता है, ढैंचा। अच्छा हाँ, वो कल जो एक क्वेश्चन था, वो क्या नाम है, बीड़ी उद्योग का, उसका नाम है पोंदू करके नाम, वृक्ष का, तेंदू, हाँ, नाम लिख लीजिएगा, उस वृक्ष का नाम तेंदू था, लिखे थे नहीं आप? सर वो आपको कौन सा बताया था, तो कहा था ये कंफर्म नहीं है। हाँ, तेंदू हम बताए थे, लेकिन कंफर्म नहीं था, हम कहे गलत बताने से क्या मतलब, ठीक। तो जो तेंदू का वृक्ष होता है उसके पत्तों से बीड़ी बनता है, ठीक, उसके पत्तों से, और बीड़ी बहुत लोग फूकते हैं, लखनऊ में बोला जाता है सुट्टा मारना। तो गेहूं हो गया, ठीक, धान, गन्ना, इन सब फसलों को लगातार उपजाने से अच्छा है कि अल्टरनेट में उपजाया जाए। अल्टरनेट में एक बार गेहूं बैठाए तो एक बार क्या बैठाए, वो एक बार गेहूं लगाए, एक बार जो है अरहर लगा दीजिए, ठीक है, एक बार लोबिया लगाए, लोबिया पता है क्या होता है, हाँ, लोबिया लगाए। ये सब लगाने से जमीन का उर्वरकता, जमीन की उर्वरकता बढ़ती है, जमीन की उर्वरकता, कार्बन जो है, कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा उसमें बढ़ती है, और उससे बढ़ने से फसल का उत्पादन जो है बढ़ता है, फसल का उत्पादन जो लगातार घटता जाता है। और हाँ, जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उसके बाद जो है फिर क्या खाद हुआ, तो ये सब खाद का कम यूज करें, खाद का, पेस्टिसाइड्स का कम यूज करें, तो जो है जमीन की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी, जमीन की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी, ठीक है। ज़्यादा मतलब किस पे जाए, कौन से खाद का यूज करें, यूरिया, यूरिया तो बेकार है, यूरिया तो बेकार कर देता है, यूरिया, पोटास है, जैव खाद कैसे बनता है, जैव खाद, और एक आपको और बताएं एक चीज, जैव खाद वो भी होता है, जैसे जो गन्ना मिल नहीं होता है, गन्ना मिल से जो निकलता नहीं है उसका कचरा, गन्ने का जो वेस्ट होता है, वेस्ट पार्ट, वो काफी मात्रा में बिकता है, 1500 से 2000, मतलब शायद 1500 रुपए टाली जाता है, वो सारे लोग खरीदते हैं, अपने खेत में ले जाते हैं, उससे जमीन की उर्वरकता और बढ़ जाती है, जमीन की उर्वरकता और बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब बस ये है कि किसी विविधता का मतलब ये है कि फसल को, कई सारे फसलों को उस खेत में उगाना, कई सारे फसलों को उगाना, जैसे धान और गेहूं का जो लगातार चला आ रहा है, उस ट्रेंड को तोड़ के किसी दूसरे ट्रेंड की तरफ बढ़ना। अच्छा, धान और गेहूं को जो उपजाने के पीछे इसका कारण क्या कारण है, एमएसपी इस पे मिल जाता है, मिलता है तो बहुत सारी फसल, टोटल कितने फसलों के एमएसपी मिलता है, 23 या 24 या 22, 23 फसलों के। और गन्ना का अलग से जो है डिसाइड किया जाता है, गन्ना का अलग से डिसाइड किया जाता है। तो जो एमएसपी मिलता है ना, इस एमएसपी का ही खेल है। गन्ना जो गेहूं और धान होता है, ये आसानी के साथ जो है परचेज, मतलब मार्केट में बिक जाता है, मार्केट में
बिक जाता है। लेकिन और फसल आप जब बैठाते हैं तो वो फसल जो है उतने आराम तरीके से या कह सकते हैं सुलभ तरीके से कोई खरीदने वाला नहीं होता, कोई खरीदने वाला। अभी दाल लेके जाइए कोई जल्दी नहीं खरीदेगा, सरसों खरीद लेते हैं, दाल उड़द ले जाइए नहीं खरीदेगा क्योंकि उड़द का ज़्यादा मात्रा में पैसा होता है, मूंगफली हुआ, इन सब चीज़ों का आसानी के साथ जो है बिकता नहीं। लेकिन गेहूँ, धान और गन्ना, गन्ना को तो सरकार खुद खरीदता है, मतलब जो गन्ना मिल होते हैं वो स्वयं खरीदते हैं। लेकिन ये जो है गेहूं और धान, इन दोनों को आसानी से बेचा जाता है, इसीलिए गेहूं और धान पे किसान ज़्यादा फोकस होते हैं, खाने के अलावा गेहूं धान पे। लेकिन इससे ज़्यादा इनकम होता नहीं। ज़्यादा इनकम अगर करना है तो आपको कॉमर्शियल खेती करना होगा। कॉमर्शियल खेती आप जब करेंगे तब आपके पास जो है पैसे का सोर्स थोड़ा बढ़ेगा। अदरवाइज धान और गेहूँ से आप जो है वही है ना कि अब पनीर 300 रुपये किलो है मान, अब 300 रुपये पनीर लाने के लिए कितने किलो गेहूँ बेचना पड़ेगा बताइए, कितने किलो हैं? गेहूँ कितने रुपए है? मान लो 23 रुपये, 24 रुपये हैं, 23 रुपये, ठीक। अब 23 रुपये किलो गेहूँ है, सोचो आप कम से कम तो नहीं 10 किलो ऐसे हो गया, 15 मान लीजिए राउंड फिगर 15 किलो, 15 किलो गेहूँ आप जाके बेचेंगे तब जाके आप जो है पनीर ला पाएंगे। और आपका आत्मा गवाही नहीं देगा कि हम जाके गेहूँ बेच के पनीर खाएंगे, किसी का आत्मा गवाही देगा? इसीलिए एक बात और जानिए, एक बात ये कहा गया, एक चपरासी जो है अच्छा खाना खा लेता है लेकिन एक बड़ा किसान अच्छा खाना नहीं खा पाता। जिसके पीछे कार्य चपरासी का जो है या प्यून कह सकते हैं, प्यून का मंथली इनकम फिक्स होता है, मान लो 30,000 40,000 उसको मंथली मिल जाता है। लेकिन एक किसान का मंथली इनकम नहीं होता, चाहे वो कितना बड़ा है किसान, उसके पास जो पैसे होते हैं उसी में से उसको खर्च करना रहता है। साल में 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी बेच लिया उसी पैसे से उसको खेती में भी लगाना है और उसी पैसे को उसको अपना जीवन भी चलाना है। तो इस वजह से ज़्यादातर किसान जो है बेचारे वही अपने फसलों पर ही डिपेंड रहते हैं। तो ये बात, सबसे पहली बात कृषि विविधता के बारे में बात समझ में आई कि नहीं? ये सब बातें भी बता रही हैं। कृषि विविधता समझ में आई? थोड़ा लिखिए इसके बारे में और जो टॉपिक आएगा ये सब बताइए। लिखिए, परिचय में लिखिएगा। परिचय के पहले एक बात और आप लोगों से पूछूं, थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पर व्यक्ति जोत का आकार कितना है? जोत का आकार कौन बता सकता है? जोत का आकार कितना है? एक बार बहुत पहले हम बता चुके हैं, और जब हम एग्रीकल्चर पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे, सारे लोग थे उस टाइम पर, मान लीजिए नहीं थे, 1-2 लोग जो नए वो नहीं बताए तो थे, लेकिन रिकॉल रहे तब तो बताए तो बहुत कुछ, लेकिन रिकॉल रहे तब। आपको पता है? आपको, आप दोनों लोग को बताइए हैं? रिसर्च और डेवलपमेंट में जितना खर्च होता है सेम उतना यहाँ भी है। अब ये भी पता होना चाहिए कि रिसर्च और डेवलपमेंट में कितना खर्च होता है। हाँ, कितना होता है? R&D पे कितना भारत खर्च करता है अपने GDP पे? R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना खर्च करता है R&D पे? याद नहीं है। 0 पॉइंट में हो जाती है, 0 पॉइंट में है, ये बात तो 0.7 समथिंग तो पहुंची है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाई। 0.76 के आसपास सेम यही डाटा वहां पे, सेम यही डाटा 0.76 हेक्टेयर है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश खदान में जो है खाद में आत्मनिर्भर है, मतलब मोटे अनाज में, या कह सकते हैं गेहूं में कौन से स्थान पर है? उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर। और चावल में पहले कौन है? ना डाटा बदल गया, इसीलिए मैं पूछा। हाँ एकदम तमिलनाडु रिसेंट का भी डाटा है। अब पश्चिम बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल बहुत पीछे है,
तीसरे चौथे नंबर पे आ गया। तो दूसरे पे तमिलनाडु। ठीक, पहले पे जो है गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, गेहूं का आकार, बैठाने का आकार उत्तर प्रदेश में ज्यादा है कि और राज्यों में? बैठाने का जो गेहूं के एरिया है, कह सकते हैं एरिया, जहां गेहूं की फसल को उपजाया जाता है, वो एरिया है पंजाब से ज्यादा है। पंजाब से ज्यादा है। लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब आगे है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर में जो है पंजाब, प्रति हेक्टेयर में पंजाब जो है गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पे है, प्रति हेक्टेयर में। तो ये सब बातें हैं। अब इसके बाद लिखिए, और जो जो चीजें और आएगा पॉइंट में मैं समझाता चलूंगा। ठीक, लिखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। कृषि में टोटल कितने % लोग जुड़े हैं कृषि में? 65। बहुत सही, 65%। वेरी गुड। मूल आधार कृषि है तथा लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। आज संख्या के बहुत कम है, लोगों को ठंडी ज्यादा लग रहा है। मेरे ख्याल से 12, 13, 14, 15 लोग होंगे। कितने होंगे? 2, 4, 3, 5, 13 क्लास ही बंद है, मुझे पता नहीं, जैसे उस दिन बंद हो गया। सर, जो ना आने वाले इससे हैं? जो ना आने वाले इससे अच्छा, आज एग्जाम भी है, बहुत लोग तो एग्जाम के पर्पज से गए हैं, बेशक ना बताएं। किस चीज का सर? हैं? किस चीज का? आज जो है इलाहाबाद ग्रुप डी ग्रुप सी दोनों का एग्जाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। ढाका हुआ और बहुत सारे टीचर भी गए एग्जाम में। अच्छा। हाँ, नाम तो नहीं सर, आप समझ गए? हैं? समझ गए। समझ गए? समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम शुरू से बताएं, मेरा एक ही मोटिव रहा, मैं एक एग्जाम पे फोकस रहता हूँ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैंने पेट का एग्जाम नहीं दिया अभी तक। पेट का बहुत सारे लोग भीड़ में दौड़ते हैं। मुझे लगता है अगर मैं पीसीएस निकाल पाया तो निकाल पाया, अदरवाइज मुझसे कोई और एग्जाम नहीं। मुझे ये क्षमता पता है, और ये भी मुझे 100% पता है कि पीसीएस मेरा निकलेगा, 200% गारंटी। क्योंकि देखो, हर एग्जाम का अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है, समझिए। जो अपना वीक पॉइंट, जैसे मुझे मैंने बीएससी मैथ से कर रखा है, लेकिन मैथ की स्पीड नहीं है मेरी। अब मुझसे कोई कहे लेखपाल के एग्जाम में बैठ जाना, ये मेरा वीक पॉइंट है। आप कहो 25 क्वेश्चन करने के लिए, तो 25 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा विदिन टाइम, नहीं हो पाएगा। मुझे अपनी क्षमता पता है। लेकिन हाँ, जीएस में अगर 30 आ रहा है तो हो सकता है मैं 25 कर लूँ सही, लेकिन जीएस करने से नहीं होगा। तो 10 जगह भटकने से अच्छा है कि एक जगह फोकस करें। एग्जाम ऐसा कर दीजिए, मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, एग्जाम सब दीजिए, फोकस आपका मछली की आंख पे होना चाहिए कि बस मुझे यही एग्जाम क्रैक करना है, उसी का पढ़ो, उसी के बारे में सोचो, रात में सो तो वही उसी के बारे में सोचो। और एग्जाम ऐसा नहीं है कि क्रैक नहीं हो पाए, कोई दूसरे प्लेनेट से लोग नहीं आ रहे, यहीं से आ रहे हैं, आप ही लोगों में से हो रहे हैं, हमारे जैसे आप जैसे लोग हो रहे हैं। हमारे साथ के ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जब साथ में लोग पढ़ते थे, साथ में। वही है कि थोड़ा सा उनका कुछ प्रभु साथ दिए, कुछ स्ट्रेटेजी ऐसा रहा कि उनका हो गया, हम लोग बाहर होगा, हम लोग भी होगा, हम लोग भी बनेंगे इसमें। 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान। प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान। महत्वपूर्ण योगदान। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार 2014-15 आंकड़ों के अनुसार
200 233.25 लाख, एक मिनट 2014-15 आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग ये डाटा नहीं, दूसरा डाटा है, प्रदेश में लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर, 165 यहां पे लिखे, 165 लाख हेक्टेयर, 165 लाख हेक्टेयर, परसेंटेज में लिख लीजिएगा 68.7%, 68.7% क्षेत्र पे खेती की जाती है, क्षेत्र पे खेती की जाती है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टोटल इतने एरिया पे कृषि होता है जो कुल लैंड का 68.7% है। और ये डाटा याद रखिएगा, आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डाटा याद रखिएगा, आरओ के लिए इंपॉर्टेंट डाटा है। आज आरओ के लिए कम से कम 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से करवाएंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट मिलके अगला कृषि गणना वर्ष 2010-11, कृषि गणना वर्ष 2010-11 के अनुसार 235.25 लाख 235.25 लाख कृषक हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं इतने, इसको करोड़ में कौन कन्वर्ट कर सकता है बताइए? करोड़ 235.25 बताइए शायद करोड़ में कितना होगा? करोड़ में कितना होगा बताइए आप। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ इतना बताओ। मुझे मैथ कितना साल हो गया छोड़े, इस पॉइंट को हटा देना, यहाँ वहां लिखो 0 ठीक। जानते हो नहीं डेसिमल पढ़े हो नहीं, पता नहीं यहाँ फ्रैक्शन पढ़ाना पड़ जाए, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, क्या मतलब। ठीक है, ये डाटा याद है ना, इतना लाख पूर्ण विराम। कृषि की आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर कृषि की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में कृषि की आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में कृषकों की मेहनत एवं प्रयास का ही परिणाम है कि कृषकों की मेहनत एवं प्रयास का ही परिणाम है कि कृषि ने प्रदेश को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? कौन बताए? खाद्य सुरक्षा अधिनियम खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था?
कौन बताएगा? कब आया? तो शायद 2010 से। और कोई ऑप्शन दे? ऑप्शन से पकड़ नहीं पाओगे, पकड़ भी हो सकते, पकड़ ले सकते हो। 2011, 12, 13, 14, सबसे पहले 2013। 2011 13 अब सारे लोग एक एक ऑप्शन बता दो, उसमें से भाई है 13 कौन कौन बोला? ये दोनों लोग सही है। तो कब आया कोई तो जाएगा 13 सही है। और ये मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा रोल रहा है इस खाद्य सुरक्षा में। मनमोहन सिंह जी अभी हाल ही में उनका डेथ हो गया, कितने लोग दुखी हुए थे? सही बताइए ईमानदारी से, कितने लोग? मैं तो दुखी हुआ, मैं तो दुखी हुआ। मनमोहन सिंह अभी देखो इनका यही नहीं पता किसको। लो देखो जी क्या? रतन टाटा। हाँ ये बात बहुत 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 लॉयल और बहुत ही रॉयल, लॉयल प्लस रॉयल दोनों। चलिए आगे बता लिखिए। खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनते हुए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जान लीजिए 2013 में बनते हुए आवश्यकता से अधिक की ओर पहुंचा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सोचिए, सुन लीजिए, पहले लिख लीजिए बात। आवश्यकता से अधिक पहुंचा है। उत्तर प्रदेश जो है अपने खदान का जितना खाद्य उसका जरूरत रहता है खाद्य का, वो लगभग अपना उपज कर लेता है। उत्तर प्रदेश जितना जरूरत होता है उतना लगभग चावल और गेहूं का उपज कर लेता है। चावल और गेहूं का उतना उपज कर लेता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, चीनी उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर है? चीनी उत्पादन। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश भारत जो है चीनी उत्पादन में अच्छे कंडीशन में है। वो अपना उपभोग पूरा तो कर लेता है और बेचता भी, बाहर भी बेचता है, लेकिन तब भी कम पड़ जाता है। इतना चीनी का डिमांड है भारत में, जो है चीनी का सबसे ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि यहाँ मिठाई खाने वाले लोग बहुत हैं। मैं खुद बताऊँ, चीनी में चाय बहुत पीता हूँ, थोड़ा सा मुझे चाय जो है मीठा पसंद है, एकदम नहीं लेकिन हाँ थोड़ा मीठा पसंद है। लेकिन इसको शुगर को स्वीट पॉइजन बोला जाता है, स्वीट पॉइजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। एक मिनट हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उत्तर प्रदेश की, अच्छा उत्तर प्रदेश को कुल कितने जलवायु में बांटा गया है? कृषि जलवायु, उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में मतलब भागों में बांटा गया? राज्य को नहीं जैसे कृषि जलवायु। हाँ सही, 9। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो इसकी मृदा जलवायु भौगोलिक विविधता का परिणाम, मृदा जलवायु एवं भौगोलिक विविधता का परिणाम। अब चलिए देखिए, ये तो परिचय हो गया। अब देखिए कृषि विविधीकरण, विविधीकरण मतलब विविधीकरण, कृषि विविधीकरण। कृषि विविधीकरण क्या है, यानी कि हाँ कृषि विविधीकरण क्या है? विविधीकरण पहला इसमें पॉइंट लिखिएगा।
कृषि विविधीकरण, देखिए कृषि विविधीकरण कृषि की एक पद्धति है जिसमें एक समय व स्थान पर विभिन्न फसलों का कृषि विविधीकरण कृषि की एक पद्धति है जिसमें एक समय व स्थान पर विभिन्न फसलों का उत्पादन एक साथ किया जाता है। विभिन्न फसलों का उत्पादन, अच्छा एक चीज बताइएगा, लिख लीजिए, मिश्रित कृषि क्या होगा? एक फसल का ये दो फसल की जाती है, जैसे कि एक फसल के साथ 2 या 3 फसल, जैसे कोई एग्जाम्पल? जैसे गन्ना और लाई। गन्ना लाई को एक साथ बैठा है। हाँ सर, जैसे गन्ना बोलते हैं ऊपर से लाई आती या लागा आती है। और एक मेन जो पूछना चाह रहा हूँ नहीं बता पा रहा, गेहूं और सरसों, गेहूं और सरसों, और एक और होता है मिश्रित कृषि, एक और नहीं बता पा रहा, कृषि के साथ साथ पशुपालन करो, ये भी मिश्रित कृषि में आता है। जैसे कृषि आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ पशुपालन कर रहे हैं, उसके साथ पशुपालन कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कुक्कुट पालन, सर कुक्कुर होते हैं, कुक्कुट होता है। नहीं कुक्कुट नहीं होता है आप कुछ गलत लिख दिया क्या? सही आपका ठीक है। सही है। हाँ, कुक्कुट पालन होता है कुक्कुट नहीं होता है। मछली पालन, ये दोनों जो है किसमें आते हैं? सेक्टर वाले में नहीं, नहीं, मुझे सेक्टर वाइज ही रेसिपी सेक्टर वाइज तो बताइए, ये कृषि में शामिल है। किसमें? हाँ कृषि में, ये कुक्कुट पालन और मछली पालन। और एक बात बता दें, अगर कुक्कुट पालन क्या है? कुक्कुट पालन नहीं जानते, देखिए यहाँ बता दें, कुक्कुट पालन नहीं तो कुत्ते बताएंगे, कुत्ते पालो, कुत्ते नहीं, इसमें मुर्गी जो है, मुर्गी को पाला जाता है। और एक बात और बता दें, मुर्गी को पाला जाता है, देखिए मुर्गी को पाला जाता है। और एक बात और बता दें, अंडा उत्पादन में जो है पहले नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश, पहले पे अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी स्थिति है। लेकिन इस मुर्गी का, ठीक है, क्या होता है? चिकन बनता है, और चिकन जो आप होता है, कौन बनता है? आप खाते हैं ना चिकन, कैसा होता है? मजा आता है? बहुत रोस्टेड वाला है। बस हो गया, हो गया। तो ये इसको जो है कृषि में शामिल किया जाता है। इसको कहने का मतलब ये है कृषि में शामिल किया जाता है। हमें सच बताएं, हमें मतलब अगर वहां जिसमें रहे तो हमें उल्टी हो जाती। चलिए अच्छा, कोई नहीं अपना अपना। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, फसलों का आयोजन इस प्रकार होता है कि, फसलों का आयोजन इस प्रकार होता है कि, फसलों का आयोजन इस प्रकार होता है कि वह जलवायु एवं पर्यावरण के अनुकूल हो, वह जलवायु पर्यावरण के अनुकूल हो, साथ साथ किसानों को अत्यधिक लाभ प्रदान करती है, अत्यधिक लाभ प्रदान करती है। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि खाद्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश, खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। ऐसा ये बात बोल दी है सानिया जी, बोल दी, मतलब
मुझे हंसी आने लगी। चिकन टिक्का मार पूरा उसका रेसिपी बताने लगे कौन कौन सा जो खाता है भाई उसको। और इस समय पता नहीं कौन सा एक ट्रेंड में चलता है वो हंडी वाला है। जी हांडी चिकन। हांडी चिकन हाँ सर एक यूट्यूबर है, कभी देखिएगा उसको। एक यूट्यूबर है, कभी देखिएगा उसको। वो क्या नाम है, चिकन लेग पीस। अच्छा उसके 5 से 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो गंजा गंजा। हाँ साथ में वो आदमी नहीं जानवर है। हाँ। वो 5-5 6-6 किलो खा जाता है। 5-5 6-6 किलो पता नहीं। जल्दी मत करिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उत्तर प्रदेश की कृषि नीति। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 में कृषि विविधता को प्रोत्साहन प्रदान करती है। अच्छा, ये कृषि नीति 2013, कृषि नीति 2019 ये दोनों पढ़ाया जाएगा, ये ज्योग्राफी के टॉपिक में है। उत्तर प्रदेश की कृषि नीति 2013 में कृषि विविधता को प्रोत्साहन प्रदान करती है। अभी लेटेस्ट का उत्तर प्रदेश की कृषि नीति 2019 है, ठीक है। अब आते हैं, अगला पॉइंट है इसमें, उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता की संभावनाएं क्या क्या है। संभावनाएं, संभावनाएं संभावनाएं क्या क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता की संभावनाएं। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट इसमें यही है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? 9। अच्छा, ये जलवायु प्रदेश के बारे में अभी ज्योग्राफी में पढ़ाया कि नहीं, लेकिन ये यूपी स्पेशल का टॉपिक है तो हम ही बताएंगे। देखिए, जलवायु प्रदेश के बारे में पता है क्या होता है? 9 जलवायु प्रदेश में बांटने के पीछे क्या है, ये ज्योग्राफी में आपको बताइए। ये मिट्टियों के आधार पर वहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए इन प्रदेशों को डिवाइड किया गया। किसको? मिट्टियों को और वहाँ के क्लाइमेट को, जलवायु देखते हुए, उनके जलवायु को देखते हुए इस प्रदेश को बांटा गया, ठीक है। जैसे कि आपके तराई क्षेत्र में, ये तराई क्षेत्र में आपका ये भी आता है। और यहाँ पे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ भी चावल का जो है उत्पादन बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे होटल वाले 100 दाना से ज़्यादा चावल देते हैं। सही है, 100 दाना से ज़्यादा चावल जीने के लिए बस। हमारे गोरखपुर और संत कबीर नगर साइड में जाइए इतना चावल, बिहार चले जाइए इतना चावल। यहाँ के लोग जो है तो कृषि लिखिएगा, कृषि जलवायु प्रदेश तथा भौगोलिक विविधता में कृषि जलवायु प्रदेश तथा भौगोलिक विविधता में कृषि विविधीकरण की अपार संभावनाएं प्रस्तुत कर रही है। लिख लीजिए इस पॉइंट को मैं बता दूं, कृषि जलवायु प्रदेश तथा भौगोलिक विविधता प्रदेश में कृषि की विविधीकरण की अपार संभावनाएं, कृषि की विविधीकरण। अब ये कैसे तो होगा, देखिए टोटल कितने हैं? 9 जलवायु प्रदेश। प्रदेश को टोटल कितने हैं? 9, ठीक। अब इस 9 जलवायु प्रदेश के अलग अलग मानसून, अलग अलग जलवायु और अलग अलग मिट्टियां हों, ठीक है, अलग अलग मिट्टियां हों। और उस मिट्टी में अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। उस मिट्टी में अलग अलग, कहीं मिट्टी हो सकता है कि वहाँ पे कपास की खेती अच्छी हो, कहीं पे हो सकता है कि जो है आपका गेहूं की फसल अच्छी हो, कहीं गन्ने की फसल अच्छी हो, कहीं हो सकता है कि तंबाकू की फसल अच्छी हो। तो ये विविधीकरण की वजह से इसमें अपार संभावनाएं, कृषि विविधीकरण होने की वजह से अपार संभावनाएं, इससे व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा, व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा। इनकम कैसे बढ़ेगा भाई? स्वाभाविक सी बात है, एक फसल के साथ दूसरा फसल लगाएगा और उससे क्या होगा, उसको एक अतिरिक्त इनकम का सोर्स मिलेगा उससे, ठीक है। अच्छा, आप तंबाकू ऐसे बैठा सकते हैं क्या? तंबाकू अगर आपको उपजाना हो, लगाना हो, तंबाकू के लिए पहली बात तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी। और तंबाकू जो है कहाँ पे बैठाया जाता है? किस एरिया?
गाजीपुर वाले क्षेत्र, तंबाकू जो है गाजीपुर वाले एरिया में वहां, ठीक है। कृषि विविधीकरण के क्या फायदा है समझ में आया। ये 9 जलवायु प्रदेश जो है, इस 9 जलवायु प्रदेश में विभिन्न प्रकार की फसलों को उपजाया जा सकता है, उनके जलवायु और उनकी मिट्टियों के दशा को देखते हैं, ठीक है। और सरकार ने एक और चीज शुरू किया था बहुत अच्छा, मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण जान रहे हैं क्या है? ये 2015 में शुरू किया गया। कब? 2015 में। मृदा परीक्षण करने का मतलब ये है कि आप अपने खेत की मिट्टी ले जाइए लैबशाला में, प्रत्येक जिले में होता है, ठीक है। उस जिले में ले जाइए और अपने मिट्टी को देंगे, तो मिट्टी से आपको वहाँ रिसर्च करने पे पता चलेगा कि इस मिट्टी में क्या कमी है और क्या इसमें भारी मात्रा में, ठीक है। तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने खेत में कौन सी खाद का यूज करें। लेकिन किसान जो है इतना अवेयर है और उसमें पैसा नहीं लगता, लेकिन किसान जो है कोई अपने मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाता है। करवाते हैं सर, हैं? करवाते हैं। अच्छा, आप जाते हैं? हमारे पूरे गाँव में करवाया है। अच्छा, तो ये इससे कराने से फायदा होता है। पहली बात तो मिट्टी की उर्वरकता ज्यादा नुकसान नहीं होता। पता चले आपके मिट्टी में उर्वरकता जरूरत कुछ और है और आप डाले कुछ और जा रहे हैं, डाले कुछ और जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हानि होगा कि नहीं? अच्छा, हाँ ये बात तो सही है। यूरिया सस्ता आता है, यूरिया और क्या बोलते हैं पोटास, फास्फोरस, ये सस्ता आते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, जो है यूरिया डाले जाते हैं, खेत बेकार हो जाता है। तो ये इसके पास है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, उत्तर प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता एवं उत्तर प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता एवं कृषि जलवायु पारिस्थितिकी विभिन्न प्रकार की उत्तर प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता एवं कृषि जलवायु परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की औद्योगिक फसलों के उत्पादन हेतु उपयुक्त होती है। विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन हेतु उपयुक्त होती है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश की कृषि उपयुक्त होती है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता को बढ़ावा देने के लिए कृषि विविधीकरण परियोजना सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। कृषि विविधीकरण परियोजना सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट के लीजिए, औसत जोत का आकार 0.76, औसत जोत का आकार 0.6 हेक्टेयर है, जिसके कारण 0.6 हेक्टेयर है, जिसके कारण अधिकतर किसान जीवन निर्वाह हेतु कृषि कार्य करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब भाई आपकी जोत का आकार कम है तो आप कहाँ से आप चीजों को जो है बेच पाएंगे। पता चले जितना उपजाएंगे उतना खा लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जैसे सूखा एवं बाढ़,
सूखा या बाढ़। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि विविधीकरण के माध्यम से, कृषि विविधीकरण के माध्यम से लिख लीजिए उद्यानिकी। उद्यानिकी मतलब, उद्यान मतलब क्या होता है? उद्यानिकी लिख लीजिए तो बता दें। उद्यानिकी को बढ़ावा दो। कृषि विविधीकरण के माध्यम से उद्यानिकी को बढ़ावा दिया जा सकता है। उद्यानिकी का मतलब, उद्यान लगाना जानते हैं नहीं? क्या होता है उद्यान लगाना? फूल पत्ती लगाना। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? उद्यान लगाना सिंपल सी बात है। आप अपने जो है, अगर आपके पास जमीन ज्यादा है तो आप लोग ऐसे क्यारी बनाते हो ना, तो वही है सब उद्यान। और एक चीज और है, आप उद्यान में मतलब छोटे छोटे लैंड में जो है सब्जियां उपजाते हैं लोग। जैसे और ये काम ज्यादातर वो लोग करते हैं जो रिटायर हो जाते हैं। जब रिटायर हो जाते हैं उनके पास टाइम ज्यादा लगता है ना, तो क्या करते हैं, उनके पास टाइम ज्यादा होता तो कहीं लौकी लगा देंगे, कहीं गोभी लगा देंगे और दिन भर उसी में जो है पानी चलाते हैं। तो ये सब उनका टाइम भी पास हो जाता है और अच्छी सब्जी भी मिल जाती है खाने की। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मोटे अनाज, फल, सब्जी तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर, मोटे अनाज नहीं, अगले पॉइंट, मोटे अनाज में भारत का कौन सा नंबर है उत्पादन? दूसरा है, पहला? पहले कौन है? मोटे अनाज में जहाँ तक है पहले तो उत्तर भारत। मोटे अनाज में क्या क्या है? बाजरा, ये सब। बाजरे की रोटी खाएं आप? बाजरे की रोटी और सरसों का साग। मोटे अनाज, फल, सब्जी तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर लोगों के पोषण स्तर में सुधार किया जा सकता है। मोटे अनाज, फल, सब्जी तथा दुग्ध उत्पादन, मोटे अनाज, फल, सब्जी तथा दुग्ध उत्पादन, मोटे अनाज, फल, सब्जी तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर लोगों के पोषण स्तर में सुधार किया जा सकता है। अगला पॉइंट, यह पर्यावरण मित्र कृषि को बढ़ावा देगा। पर्यावरण मित्र कृषि, मित्र कृषि का मतलब क्या है? लिख लीजिए तो बता दें। पर्यावरण मित्र कृषि को बढ़ावा देता है। मतलब आप ऐसी फसल लगा रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल, जो आपके जमीन के अनुकूल, जिससे आपका जमीन की उर्वरकता खत्म नहीं हो, उर्वरकता बार बार बढ़ रही है। ठीक है, तो ये होता है पर्यावरण मित्र। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, अब लिखिएगा कृषि विविधीकरण के समक्ष चुनौतियां। चुनौतियां क्या क्या चुनौतियां? देखिए, भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। पहली बात तो चुनौती यही है कि भारत में जो है कृषि किस पे डिपेंड है? वर्षा पर। और इसीलिए कृषि को मानसून का
जुआ कहा जाता है। जुआ कहा जाता है। जुआ बाल वाला नहीं, जुआ खेलने वाला। हाँ। क्योंकि भाई बारिश होगा अच्छी तो क्या है। और दूसरी समस्या, पहली समस्या ये होगी, दूसरी समस्या सिंचित क्षेत्र ज्यादा नहीं, सिंचित क्षेत्र कुछ ऐसे एरिया हैं कि जहां पे सिंचाई के साधन सही नहीं है। जैसे कौन सा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ये बताइए बुंदेलखंड सही लिखा है गलत? नाम तो गायब है। ये बुंदेलखंड सही लिखा है गलत? आधा ना आएगा। क्या बिल्कुल लगा? बताइए बुंदेलखंड सही लिखा है गलत? सही लिखा है। है? सही लिखा है। बाकी ऊपर एक्टिविटी लगी। सही लिखा है। सही था डॉक्टर अभी बिंदी वही लगी है। सर नाका पे चुनेगा वॉल है के ऊपर बिंदी है, या तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। या यहाँ पे नाम आ दूंगा सर। तो बुंदेलखंड हो गया ना, बुंदेलखंड पढ़ते हैं। सर ना भी अरे बोले वो पढ़ते हैं। पर बाहर तो बुंदेलखंड सही लिखा है, बस इतना जानना है। बुंदेलखंड है। गूगल पे हाँ भाई। अरे बोलते हैं पर लिखा है। अच्छा तो ठीक है, तो ठीक है। हाँ। चलिए। तो समस्या ये है। दूसरी बात, दूसरी समस्या क्या है कि सिंचित आकार, जैसे कुछ एरिया जैसे बुंदेलखंड वाला रीजन है तो वहाँ पे जो है सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पर्याप्त मात्रा में नहीं तो वहाँ पे कृषि जो है सही से नहीं हो पाता और वहाँ पे सूखा भी बहुत पड़ता है, सूखा भी बहुत पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं इतना पानी हो जाता है कि फसल ही बर्बाद हो जाता है। जैसे सिद्धार्थनगर, ये आपका यहाँ एरिया, यहाँ पे भी बाढ़ बहुत आता है, बाढ़ आता है तो उससे क्या होता है? देखो अति कोई चीज के लिए समस्या है, चाहे वो अति खाना हुआ, चाहे वो अति किसी से बातचीत हुआ, कि कोई भी चीज जीवन में अति जो है समस्या का कारण बनता है। हैं? नहीं नहीं, अति जो है हर चीज के लिए समस्या है। चलिए अगला लिखिए। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है तथा भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, साथ ही भूमि और जल जैसे भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, जैसे भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, साथ ही भूमि और जल जैसे संसाधनों का दोहन अधिकतम संसाधनों का दोहन और अधिकतम उपयोग पर्यावरण और कृषि की और अधिकतम पर्यावरण और कृषि की वहनीयता पर छोड़िए वहनीयता, कृषि पर कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, जिस जमीन से अगर जहां से आप पानी जो पानी पीने वाला है और ज्यादातर कृषि जो खेत में पानी चला रहे हैं, अच्छा इसीलिए जो है आजकल तो लाइट का खूब चोरी होता है। लोग जो है मोटर ले लिए, मोटर जाके खेत में लगा के छोड़ देंगे, पानी चलता रहे चलता रहे चलता रहे, पता नहीं उनका खेत भरा दूसरे वाले के भरा क्या बात है। सुबह गए तब जाके बंद। तो ये सब कहीं ना कहीं पानी का दोहन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, बीज और पौधों की अपर्याप्त आपूर्ति। ये सब चुनौतियां हैं, बीज और पौधों की अपर्याप्त आपूर्ति। कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि का आधुनिकीकरण और मशीनीकरण, कृषि का आधुनिकीकरण और मशीनीकरण आदि समस्याएं कृषि उत्पादन एवं विविधता के, कृषि का आधुनिकीकरण और मशीनीकरण आदि समस्याएं कृषि उत्पादकता एवं वृद्धिकरण के समक्ष नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। समझ लो,
हाँ लिख लीजिए, इस पॉइंट को समझाना लिख लीजिए। बीज और पौधों की अपर्याप्त आपूर्ति, कृषि का आधुनिकीकरण और मशीनीकरण। कृषि का आधुनिकीकरण, यही 2 पॉइंट बताना, आधुनिकीकरण और मशीनीकरण। कृषि का आधुनिकीकरण और मशीनीकरण आदि समस्याएं कृषि उत्पादकता एवं वृद्धिकरण, कृषि उत्पादकता एवं वृद्धिकरण के समक्ष नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब समझिए इस बात। आधुनिकीकरण से मतलब क्या है? आधुनिकीकरण से आप नए नए तरीके से कृषि कर रहे हैं, ठीक है, आप कृषि नए नए तरीके से कर रहे हैं और अपने मनमाने ढंग से उसमें जो है कई सारे कीटनाशक खाद यूज कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे, देखो आज भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत तेजी के साथ जमीन जो है बंजर होते जा रहे हैं। क्यों? यही कारण है क्योंकि जमीन का इतना दोहन किया जा रहा है, जो जमीन है उस जमीन का इतना दोहन किया जा रहा है कि इससे उसकी उर्वरकता खत्म हो जा रही है। और सच बात तो ये है, देखो पहले के समय क्या होता था कि आज नहीं, बहुत पहले के समय लोग जो है एक बार फसल उगाते थे, 2-3 साल छोड़ देते थे। परती, जिसको परती जानते हैं, हाँ परती। अच्छा, परती छोड़ने से भी किसी जो उस जमीन का उपज है, जमीन का उपज वो बढ़ जाता है, जमीन का उपज बढ़ जाता है। अगर आप गेहूं उत्पादन किए, ठीक है, या धान उत्पादन, गेहूं के बाद कम से कम 2 साल तक छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद देखिए गेहूं अगर इस बार आपके 1 एकड़ जमीन में 10 टन हुआ है, तो अगली बार कम से कम 12 से 13 टन होगा गेहूं। तो मशीनीकरण पे आते हैं, आधुनिकीकरण में क्या करते हैं, क्या हुआ? आधुनिकीकरण में क्या है, या जो है लगातार क्या हुआ? अच्छा कॉलेज है, दोनों लोग एक साथ में निकल रहे हैं। अच्छा, ये दोनों लोग एक ही लोग हैं? ठीक। आधुनिकीकरण से क्या होगा, जैसे आप लगातार जो है आधुनिक चीज यूज कर रहे हैं, अपने मनमानी जो है खेत में डाले जा रहे हैं, किसी से कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, जिससे उर्वरकता खत्म होगा। मशीनीकरण से क्या नुकसान? मशीनीकरण ये भी समस्या है मशीनीकरण से। और एक और समस्या है, जैसे आप लोग देखे होंगे कंबाइन और ये भूसा काटने वाली जो मशीन होती है, इन सबसे भी नुकसान होता है। पर्यावरण को सबसे बड़ा नुकसान, भूसा बनवा देते हैं, वो जो पराली होता है उसको क्या करते हैं, उसी खेत में जला देते हैं। तो उस पराली का क्या होता है, अभी रिसेंट में दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर बहुत फटका लगा था आसपास के एरिया पे, और उनका मानना था कि सबसे ज़्यादा वहाँ ये नहीं माने कि जो है वहाँ पे मशीनों से जो है कार से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, वो मान रहे थे पराली जलाने से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। पंजाब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था इस मामले में। तो ये सब समस्याओं का कारण है मशीन यूज करने से। पहले क्या होता था कि जैसे आप मान लीजिए खेत हाथ से काटते थे तो वहाँ से सारा निकाल देते, फिर आप जब खेत को जुताई करते थे तो वो उसमें वेस्ट हो जाता था, वो खाद का काम करता था। अब क्या हाँ, जब पहले ऐसे भी होता था कि खेत का जब कटाई करने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता था, जुतवा के खेत वो उसी में सड़ जाते थे और वो जमीन के लिए कहीं ना कहीं खाद का काम करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, पराली ऊपर से कटवा दिए और फिर उसी में जला दिए। ये सब कहीं तो ये सब समस्याएं हैं, ठीक है। दूसरा है क्या, दूसरा समस्याएं क्या है, तो दूसरी समस्याएं सबसे बड़ी है, लिख लीजिए, ग्रामीण सड़क बिजली परिवहन एवं संचार आदि कमजोर, ग्रामीण सड़क बिजली
परिवहन और संचार आदि कमजोर बुनियादी ढांचे हैं, तथा फसल कटाई के पश्चात अपर्याप्त प्रौद्योगिकी अभी भी समस्याओं को जन्म देती है। अपर्याप्त प्रौद्योगिकी अभी भी समस्याओं को जन्म देती है। अपर्याप्त प्रौद्योगिकी अभी भी समस्याओं को जन्म देती है। ठीक, इतना हो गया। अब इसका लाभ लिख लीजिए। लाभ हाथ चल नहीं रहा है, लिखना क्या है, क्या जाता है। लाभ में पहला लिखिए, पारंपरिक धान गेहूं फसल प्रणाली की जगह फसल विविधीकरण को अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों की पारंपरिक धान गेहूं फसल प्रणाली की पारंपरिक धान गेहूं फसल प्रणाली की जगह फसल विविधीकरण को अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को कम किया जा सकता है। इस लाइन का मतलब क्या होता है? जैसे आप लगातार धान गेहूं उपजाए जा रहे हैं, आप धान गेहूं की जगह और फसलों का उपजाइए, जिससे जो है पर्यावरण को फायदा हो। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, फसलों में विविधता लाने से किसानों की आर्थिक स्थिति में मजबूती होगी। आर्थिक स्थिति में इसका किसान, हाँ, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी किसानों को। कैसे, समझ लीजिए इस बात को। समझिए, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं का फसल लगाया, उसके बाद आप कोई उसमें सब्जी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? सब्जी लगा दीजिए। सब्जी अगर लगा दी तो उससे आपको अतिरिक्त धन मिलेगा कि नहीं? और सब्जी कौन से मौसम में लगाया जाता है? जायद, सही। अच्छा बताइए, बरसीन किस में लगाया जाता है? रबी या खरीफ? बरसीन जानते हैं क्या? लोग कहते हैं कि जेलों में बरसीन का साग मिलता है खाने, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, ऐसा नहीं। तो ये जो है, इससे क्या करेंगे, अगर आप सब्जी लगाते हैं तो गेहूं के बाद सब्जी लगा देंगे, जल्दी हो जाएगा। फिर उससे क्या आपको एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। एक्स्ट्रा इनकम। सब्जी में सबसे तेज सब्जी कौन सा तैयार होता है? लौकी लगाओ, इंजेक्शन लगा के तैयार कर दो। आप इंजेक्शन लगाओ तो बड़ा हो जाएगा, मार्केट में ले जाके बेच दो। बैगन होगा, बेटी बैगन के बारे में सुनेंगे? बेटी बैगन को जो है रोग लग गया था,
उसके जीन में परिवर्तन करके उसको बनाया गया था मिट्टी में। सर अब तो वो भी नहीं, अमरूद भी तो इतने बड़े आए, अमरूद अनाज, हाँ? अमरूद भी तो इतना बड़ा बड़ा है, बहुत अनाज भी बहुत बड़ा है। अनाज तो, लेकिन आप अमरूद लगाएंगे तुरंत उसमें गेहूं थोड़ी बना बैठा, नहीं, किनारे किनारे लगा सकते सर, ये मतलब काफी हाईब्रिड से होगा हैं। हाँ वो सही है। अमरूद देख रहे हैं यहाँ पे 1-1 किलो का अमरूद हो रहा है, 1-1 किलो के अमरूद हो रहा है। हाँ? क्यों हंस रहे हो? मैंने क्या बोल दिया ऐसा कुछ? चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में प्रमुख धान एवं गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। धान एवं गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा अन्य कई फसलें हैं जिन पर उत्तर प्रदेश में धान गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा अन्य कई फसलें हैं जिन पर लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। लागत कम और मुनाफा अधिक होता है, जैसे सब्जी, फल, पुष्प, अधिक होता है, जैसे सब्जी, फल, पुष्प, उद्यान आदि। नेक्स्ट पॉइंट, कम जोत वाले किसान कृषि विविधीकरण, कम जोत वाले किसान कृषि विविधीकरण जैसे कम जोत वाले किसान कृषि विविधीकरण जैसे खदान नहीं खाद्यान्न प्लस दुग्ध प्लस उद्यान प्लस मधुमक्खी खाद्यान्न प्लस मधुमक्खी पालन आदि के माध्यम से आय सृजित कर सकते हैं। समझ लीजिए क्या है। खाद्यान्न फिर दुग्ध, जैसे वही बताएं मिश्रित कृषि के साथ साथ पशुपालन करना। अच्छा एक बात और है, जिसके पास मान लो ना जमीन कम हो उसको जो है मिश्रित कृषि जरूर करना चाहिए। आपके पास कम जमीन है, आप जो है गाय पालते, नहीं गाय नहीं, हाँ गाय ही पालिए, गाय ज़्यादा दूध देती है। हाइब्रिड वाली गाय 2-3 गाय, 2 या 3 गाय, मजाक नहीं, सीरियस 3 गाय ले लीजिए और एक गाय मान लीजिए 20 लीटर दूध देती है। 3 कितना देती? 60। अब 60 लीटर दूध, ठीक है, पर डे, और 1 लीटर दूध कितने में जाएगा? 40 कौन ले जाएगा? उसको नहीं बेचना है क्या? आप यहाँ से 60 थोड़ी जाएगा, गाँव से 60 रुपये। चलो कुछ भी भाई, यहाँ पे वो डिस्कस मत करो। 40 जाता है, ठीक, 40 जाता है, यहाँ दूर नहीं पढ़ा है, ठीक है, 40 जाता। समझाने का तरीका बस 60, मान लीजिए आपका 60 लीटर दूध होता है, आप जो है 40 रुपए के हिसाब से देते हैं। बूढ़ा का ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 624। ये सही है ना? अब सोचिए पर डे का आपका ये इनकम, पर डे सोच लीजिए, पर डे आप सोचिए 2400 रुपये पर डे। महीने का कितना होगा? महीने कितना होगा? कौन सा सरकारी नौकरी वाला इतना रुपया कमाएगा बताइए? कौन सा सरकारी? 25 मान लीजिए, राउंड किए 25,
राउंड फिगर ले लेते हैं 25, ठीक। अब 25 इंटू 30 कितना होगा? उसका बहुत सारा होगा, सब उसको क्या हाँ? अरे मल्टीप्लाई इधर उधर हो जाएगा, मैथ नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, जो सही है। मान लीजिए 25 हो गया, ठीक। 25 25 दिया 75,000 रुपया। अब देखिए समझिए इस बात, 75,000 रुपया है। इस 75,000 में आप मान लीजिए 25,000 चारे पे खर्च हो गए, 3 लोग कितना खा लेंगे? 25,000। 50,000 आपका घर बैठे मिला, और उससे बढ़िया आप एक लेबर रख लीजिए काम करने वाला, 5,000 उसको दिए, 5,000 आपके पास 45,000 रुपये बिना कुछ किए आ रहे हैं। तो ये किसके लिए है? ये बिजनेस प्लान किसके लिए है? जिसके पास कम खेत ना, मान लीजिए कम खेत आपके पास 2-3 बीघा, तो उसमें चरी बैठाइए, कुछ ऐसा बैठाइए जिससे आप पशुपालन भी कर पाइए। ये मिश्रित कृषि होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला पॉइंट है कृषि विविधीकरण से मृदा को संरक्षित किया जा सकता है। कृषि विविधीकरण से मृदा को संरक्षित किया जा सकता है। कैसे? ये पॉइंट मैं आप लोगों से पूछूंगा कैसे, तब से यही बात चल रहा है, इन्हीं बोलेंगे। कृषि विविधीकरण से मृदा को कैसे सुरक्षित? मिट्टी का कटाव कम होगा। अगर यही बात नहीं समझ में आया, इसका मतलब विविधीकरण नहीं समझ में आया। गेहूं के बाद धान है, गेहूं के बाद कोई ऐसी सब्जी वाली फसल उगाइए जिससे उसका उर्वरकता बना रहे, ठीक। पता चले विविधीकरण समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? सारे लोग मिलकर बताओ, मैं तो पता चले लोकाचार कर दो आप लोग। क्या है विविधीकरण? हाँ, जिससे जमीन की उर्वरकता बने और एक साथ कई फसल का मतलब वहां पे उगाना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अब आता है उत्तर प्रदेश में कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है? छूट गया क्या? अच्छा देख लीजिए, कृषि विविधीकरण से मृदा को संरक्षित किया जा सकता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, कृषि व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा। कृषि व्यवसायीकरण को बढ़ावा कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा कृषि व्यवसायीकरण को बढ़ावा? हाँ, जैसे अभी मैंने बताया सब्जी का एग्जाम्पल, ठीक। अब आता है अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कृषि की प्रमुख समस्याएं। इसका ग्राफ बना लीजिए, हो सकता है कि इसमें सब ना बताए, ठीक है। इसकी भूमिका लिख लीजिए, बाकी उसके अंदर का बात हम समझा देंगे। भूमिका लिख लीजिए, बस भूमिका में लिखिए कृषि जो है, लिखिए कृषि ऋण संकट तथा आत्महत्या जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ऋण कहे जाने वाले
कृषि क्षेत्र को निरंतर चर्चा में बनाए रखता है। कृषि क्षेत्र को निरंतर चर्चा में बनाए रखता है। अगला पॉइंट है इसमें, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर, कृषि क्षेत्र पर निर्भर। ठीक, यह खाद्यान्न, खदान और खाद्यान्न जमीन और आसमान का फर्क है। लोपाचार होता है। खदान क्या होता है? खदान जहाँ से मिनरल माइंस प्राप्त होते हैं, और खाद्यान्न वही है, नहीं तो लोपाचार हो गए। जैसे सांस और सांस, सांस और सांस दोनों में क्या अंतर है? एक बिंदी का फर्क है। एक बिंदी हट गया तो सांस हो गई, एक बिंदी लग गया तो सांस। दोनों मतलब समझ रहे हैं क्या है? समझने मतलब है। यह खाद्यान्न आपूर्ति के साथ साथ, लोपाचार मतलब होता है कि बहुत बुरा हो रहा है। आपूर्ति के साथ साथ उद्यानों के लिए, आपूर्ति के साथ साथ उद्यानों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कर, कच्चे माल की आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत भी है। कच्चे मालों की आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत भी है। अब इसमें समस्याओं में लिखिएगा क्या क्या है। पहला इसमें है उत्पादन का निम्न स्तर। निम्न स्तर। दूसरा इसमें अपर्याप्त सिंचाई सुविधा, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा। तीसरा पॉइंट है किसानों की किसानों की प्रतिस्पर्धात्मकता बहुत टफ है। कंपटीशन इंग्लिश में जानिएगा बस। भूमि जोत का विखंडन, भूमि जोत का विखंडन, अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या, निम्न निवेश, सब लिख लीजिए, अभी समझा देंगे। जो जो पॉइंट आप लोगों को लगेगा लिखवा देंगे, नहीं तो फिर। और संरचना की कमी, और संरचना की कमी, भूमि सुधार की समस्याएं, कृषि साख की समस्या, कृषि साख की समस्या।
परंपरागत कृषि। परंपरागत कृषि, प्रदूषण, प्रदूषण, सर लिख नहीं पाएंगे। बस हो गया। चलो क्या हुआ? सब लिख लीजिए तब समझा। सब प्रदूषण कर दिया। प्रदूषण है, यही कहीं डाल दीजिए ऊपर, यही लिख लीजिए प्रदूषण। एक देख लीजिए, एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। जो आप लोगों को लगेगा कि बुरा नहीं है, नहीं तो समझने से काम चल जाएगा। हो गया? अभी बहुत टाइम है, अभी 12:30 बजे, अभी 12:30 नहीं 12 बजे, अभी 12 बजे। कोई रात रोज तो 12:30 1 बजे तक पढ़ता कोई आज कोई नहीं पढ़ाओ। है। आज कितने बड़ा कोई टेंशन नहीं है। आज कोई टेंशन नहीं, बस इस टॉपिक को आज फिनिश करेंगे। अब से आधा 1 घंटा लगेगा। आप 10 बजे आप फ्री पढ़ा तो 1 बजे के बाद। हैं? हमने सोचा आप 10 बजे आएंगे तो 1 बजे तक पढ़ा देंगे। सब सारे टॉपिक क्लियर है। सर आपको पता नहीं था कि वो नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने तो आप 9 बजे आ हाँ, नहीं तो आ जाते हैं, खत्म कर देते हैं। चलिए, हो गया। देखिए, निम्न उत्पादन का निम्न स्तर। अब उत्पादन का निम्न स्तर क्यों? क्यों? सबसे बड़ी कमी कि जमीन की उर्वरकता, उर्वरकता कम, जमीन की उर्वरकता कम हो गई। क्या हो गई है? कम हो गई। वो भी तो आया है कि और दूसरी चीज, किसानों का शिक्षित होना भी तो हैं? किसानों का शिक्षित होना नहीं, क्योंकि अगर शिक्षित रहेंगे हाँ, वो पॉइंट बताने वाला। किसानों का अशिक्षित होना, अशिक्षित होना। तीसरा पॉइंट, जोत का आकार, जोत का आकार कम, जोत का आकार कम। ये सब जो है, इस वजह से जो है उत्पादन का स्तर जो है कम, उत्पादन का स्तर। और सबसे मूल चीज तो यही है जो इन्होंने बताया, अशिक्षित होना। अगर किसान शिक्षित हो, देखिए किसान पाठशाला शुरू किया गया था, लेकिन कोई, सही बात तो यह है कि पाठशाला शुरू किया गया लेकिन अमल में है, कहीं चलता है? नहीं चलता। लेकिन ऐसा होना चाहिए। जैसे होता क्या है, किसान पाठशाला यहाँ समझिएगा, आज टाइम है ना। हाँ, मैं बात में चिल्लाने लगी। देखिए, किसान पाठशाला, किसान पाठशाला से मतलब ये है, जैसे इसको कैसे किया जा सकता है। हफ्ते भर स्कूल चले, फिर एक दिन संडे होता है, उस संडे को अब किसान ऐसे तो आए, उसको लाने के लिए कुछ लालच देंगे तब आएगा, हैं? और लालच क्या दीजिए कि जितने किसान आएंगे चाय नाश्ता फ्री, चाय नाश्ता फ्री। और किसान पाठशाला वहाँ 10 बजे से कोई एक विशेषज्ञ आए, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का विशेषज्ञ हो, वो आए और 2 घंटे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे किसानों को, 2 आवर किसानों को चीज़ें बताएं कैसे कैसे आप जो है अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या, किस तरीके से कौन सी उपज बढ़ाएं, क्या लगाएं जिससे आपका इनकम बढ़े। ये अगर करें 2 घंटे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ संडे को, किस दिन? संडे को 2 घंटे किया जाए और उनको कहा जाए कि आप लोग आइए, चाय नाश्ता, एक समोसा और एक गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एक चाय। और देखिए जितने सब तैयार किसान हैं सब आ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि सरकार जो है इस पर ज़्यादा एक्टिव होती नहीं, और एक्टिव नहीं है, बस लगातार योजनाएं लांच पे लांच हो रही हैं, लेकिन उस पर सही मायने में किस तरीके से प्रैक्टिकल करके अमल करना चाहिए ये नहीं हो रहा। अगर हैं लखनऊ भी ले जाते हैं हाँ। डिस्ट्रिक्ट से ना, यहाँ पे हमारे गांव के 2-3 लोग हैं, घर में ले जाते हैं, यहीं बस ले जाते हैं। हाँ, वो
जाते होंगे उसमें 100 रुपये मिलता हो, आधा तो 30 चक्कर में जाते होंगे खाना पीना। तो ये चीज़ अगर गांव में, ये चीज़ गांव में हो तो क्या उर्वरकता बढ़ेगा कि नहीं, किसान का उत्पादन क्षमता बढ़ेगा कि नहीं, इनकम बढ़ेगा कि नहीं। लेकिन ना तो इस पे सरकार ज़्यादा अमल करता है और ना तो किसान अमल करते हैं, दोनों की कमी है, कोई एक की कमी नहीं, अवेयरनेस की कमी है। ये बात समझ में आया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा। स्वाभाविक सी बात है, ये टॉपिक मैंने अभी पहले जस्ट बताया, कहीं कहीं पे सिंचाई की सुविधा अत्यधिक है, अत्यधिक है, और कहीं कहीं पे सूखा है। तो अत्यधिक वाले एरिया कौन से, जैसे आपका होगा, हम लोगों का होगा, तराई क्षेत्र हो भी आता है, गोरखपुर संत कबीर नगर बस्ती, ये भी जो है एरिया जो बेल्ट है, यहाँ पे बारिश होता है, ठीक ठाक बारिश होता है। तो वहाँ पे बारिश आइए आपको है, और जो पीलीभीत है यहाँ पे भी बारिश होता है। लेकिन यही जब आप चले जाएंगे झांसी, कहाँ जाएंगे, झांसी मथुरा आगरा, झांसी मथुरा आगरा इलाहाबाद, ठीक है, इस एरिया में बारिश कम होता है, और इस एरिया में बारिश कम होने की वजह से सिंचाई की सुविधा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती, और इस वजह से फसल उत्पादन कम हो जाता है। और सब किसान के बस की बात नहीं होती कि वो जो है मशीन चला के पानी करे। और सही बात है कि पानी वाटर लेवल भी बहुत डाउन है, बहुत नीचे है, बुंदेलखंड साइड में बहुत नीचे है वाटर लेवल, तो वहाँ पे सिंचाई नहीं हो पाती। अब कुआं से पानी निकालना तो कितना कठिन काम है। तो ये सिंचाई की समस्या है। दूसरा है किसानों में प्रतिस्पर्धा की कमी, कंपटीशन। अगर किसानों में कंपटीशन की भावना आ जाए तो फिर देखिए क्रांति आ जाए। जैसे समझिए कोई किसान कोई अच्छा फसल लगा दिया, मान लीजिए कोई ऐसा फसल लगा दिया जिससे उसका 1000 इनकम, मान लीजिए 10,000 इनकम बढ़ गई, 10,000 इनकम बढ़ गई। इसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे कोई बढ़ सकता है कंपटीशन से। मेरे गांव में 2 परिवार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, रिकॉर्डिंग हो रहा, हो सकता है कभी पहुँच जाए उनकी। 2 परिवार हैं और मेरे पड़दारी में एक लोगों के यहाँ पहले एक बार 2 व्हीलर आया, दूसरा बार 2 व्हीलर आया, फिर एक के यहाँ जो है वो आया कोई गाड़ी महिंद्रा की 15-16 लाख, दूसरे ने फिर नया स्विफ्ट डिजायर, एक ने जाके सड़क पे घर बनवाया, दूसरे ने भी सड़क पे घर बनवाया, अब एक का जो है घर 2 फ्लोर है, तीसरे का घर 2 फ्लोर होगा। ये होता है कंपटीशन। इस कंपटीशन से क्या आप इससे सीख ये मिलता है कि दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, दोनों को। यहाँ पे क्या है, अगर कोई किसान इनकम 10,000 रुपया ज़्यादा अर्न कर रहा और पड़ोसी को समझ में आ गया कि इस फसल को लगाने से इनकम ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करे, वो भी वो फसल उगाना शुरू कर दे। तो क्या हो जाएगा, किसानों के अंदर जब प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी तो उनका इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, उनके रहन सहन, उठने बैठने का तरीका अच्छा होगा, वो पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे पढ़ाई पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, ये सब सारी चीज़ें। समझ में आई बात? यही पॉइंट लिखवाना, अगर यही पॉइंट कहेंगे तो मैं लिखवा लूँगा। भूमि का जोत का विखंडन, ये तो सबसे बड़ा समस्या है। भूमि के जोत का विखंडन, मूल समस्या ये है कि भूमि का आकार छोटा है, ठीक है, और जोत का विखंडन कैसे होगा। पहले क्या था, एक परिवार मान लीजिए, एक परिवार है, और जो है एक परिवार मान लीजिए किसी के पिताजी हैं, उनके 5 लड़के, 5 नहीं, 5 तो कम बता दीजिए, पहले तो जो है 7-7, 8-8 बच्चे होते, मान लीजिए 8 बच्चे, ठीक। अभी ये 8 बच्चे हुए, इनके पास जो है 20 बीघा खेती है, ठीक है, 20 बीघा समझ में नहीं, भूमि के विखंडन के बारे में 20 बीघा। अब ये क्या होगा, ये 8 लोग 8 पार्ट में डिवाइड होंगे। अब ये 20 बीघे का जो खेत है ये डिवाइड होगा, और भूमि का विखंडन क्या हो जाएगा, छोटा आकार हो जाएगा। और जब भूमि का आकार छोटा होगा तो उस पर कृषि करना टफ हो जाता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे सरकार बहुत अच्छा प्लान है। मैं शुरू से ही कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना बेहतरीन प्लान था, लेकिन सरकार ये जो है अपना ग्राउंड लेवल पर मैसेज पहुँचा नहीं पाई, क्योंकि जो खेत का आकार छोटा है उसको कोई कॉन्ट्रैक्टर आता और इस सारे खेत को ले लेता और उसको मिला के बढ़िया से खेती करता या कॉमर्शियल करता, उसको पैसा मिलता। लेकिन आपका मान लीजिए बहुत सारे लोग गाँव में ऐसे हैं ना, उसमें ट्रैक्टर घूम नहीं पाएगा भाई, सच बता रहे आप लोग भी देखें, छोटा छोटा है,
ट्रैक्टर घूम नहीं पाता, फिर भी उसमें खेती किए जा रहे हैं, खेती किए जा रहे हैं। तो ये सब समस्याओं का कारण है। बात समझ में आए? भूमि का विखंडन, अत्यधिक जनसंख्या, ये बताना है। स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की इतनी ज़्यादा है कि जो जाते हैं वो स्वयं खा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये समस्या का कारण है। निवेश सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निवेश। कृषि में कोई निवेश नहीं करना चाहता बाहर से। क्यों नहीं करना चाहता? कृषि पहले ही बताया क्या है, मानसून का जुआ, मानसून का जुआ। लोगों को लगता है कि अगर हम यहाँ पे निवेश किए पैसा तो मेरा डूबने का संभावना ज़्यादा रहता है, डूबने का संभावना। और इसके लिए पहली बात तो इसके लिए सरकार को और आगे आना चाहिए, ऐसा कोई पॉलिसी लाना चाहिए कि जिससे जो निवेशक उसमें पैसा निवेश करे, कोई मान लीजिए कोई खेत है और कोई निवेशक बाहरी आया, वो आपके खेत को ले लिया, उसने आपके खेत को ले लिया, कहा आपको मैं पर ईयर 2 लाख रुपए दूंगा। अब आपको 2 लाख रुपए से मतलब है, आपके खेत से नहीं मतलब। वो आया और उस फसल में मान लीजिए उस फसल में उसने जो है कोई ऐसा कॉमर्शियल खेती किया कि जिससे उसका इनकम बढ़ेगा, साथ ही आपको भी इनकम देगा। मान लीजिए वो आलू बैठा दिया या कोई भी चीज़ बैठा दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनकम, और बाहरी जो है आय निवेश करें। लेकिन सरकार इसके सबसे पहले निवेशक तभी आएंगे जब उनको यह आश्वासन मिल जाएगा कि मेरा पैसा डूबे हुए हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको लगेगा, जैसे आप ही मान लीजिए कहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं, अगर आपको ये संभावना है कि मेरा पैसा डूब जाए, तो क्या आप जाके पैसा लगाएंगे? जलते हुए आग में कोई हाथ डालेगा? नहीं डालेगा, सिंपल सी बात। तो निवेशक इसीलिए नहीं आना चाहते। और संरचना की कमी, और संरचना में क्या क्या है, और संरचना की कमी, और संरचना में क्या क्या है? सिंचाई के साधन हो जाए। हाँ, सिंचाई के जितने साधन हैं, इन साधनों की कमी। अच्छा, स्वाभाविक सी बात है, और संरचना में सिंचाई के साधनों में कमी होगी तो फसल कैसे उपजेगा? कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे जब जिस साल मानसून नहीं है, मैं दूसरे में अपने से एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे जितने खेत हैं सब उसको जो है आधे पे लिया गया, या मतलब समझते हैं गले पे लिया गया। तो हम लोग खेती स्वयं नहीं कराते, वो करवाता है, ठीक है। और उसके बदले में हम लोग उससे कुछ लेते हैं, मतलब वो आधा लेता है, हाँ आधा लेता है। तो हम लोगों को इतना नहीं होता कि आदमी बेच ले, हाँ, लेकिन ये होता है कि साग का खा ले। कृषि पे मतलब खेतों पे हम लोगों की तरफ जो है हम लोगों का ज़्यादा फोकस ना रहा, शहर में ज़्यादा फोकस रहा, यहाँ देखो लेकिन वहाँ देखो। तो उससे क्या है, किसान जो है इस पर बात कर रहे थे, हाँ, और संरचना में करें। कभी कभी जब बारिश नहीं होता है तो किसान जो है जमीन छोड़ देता है भाई, धान की रोपाई कर नहीं करता। अगर बारिश नहीं हुआ प्रॉपर वे में, धान में सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, धान में सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। कितने सेंटीमीटर धान में, कौन बता सकता है? 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर। और गन्ने में इससे ज़्यादा 150 से 200 सेंटीमीटर। गेहूं में पानी की कम जरूरत होती है, उसमें 100 से भी कम, मतलब 60 से 70 या मैक्सिमम 80 तक जा सकते हैं, बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये क्या है, अगर आपके पास पानी उस बार मान लीजिए बारिश नहीं हुआ तो फसल को ऐसे ही छोड़ देते, फिर क्या होता है, बेकार हो गया फसल भाई। उतना स्वाभाविक सी बात है, किसान उतना पैसा नहीं लगा पाता। धान की फसल सब कोई नहीं कर पाता, धान में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ये सब समस्याएं हैं। दूसरा है भूमि सुधार। भूमि सुधार का मतलब यही है कि भूमियों का जो विखंडन है उसको एक साथ ला के कर दिया जाए, जिससे ये हो भी सकता है। इसीलिए चकबंदी होता है। जैसे मान लीजिए चकबंदी क्यों होता है, आपका जमीन आधा यहाँ ठीक और आधा कहीं और, आप ना तो यहाँ पे सही से खेती कर पा रहे हैं ना तो वहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपका जमीन एक जगह हो जाए तो आप आराम से खेती कर लेंगे। यही भूमि सुधार कानून इसीलिए आया था कि जो छोटे छोटे भूखंड है उसको एक साथ करके और लोगों के नाम वो आमंत्रित कर दिया जाए। ठीक बात समझे? कृषि साख की कमी, ये सबसे ज्यादा कृषि साख की कमी। किसानों के पास पैसा नहीं होता, किसान कहाँ जाते हैं? अच्छा, एक बात और है, किसान सबसे ज्यादा जो है पैसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेते हैं। किससे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? हाँ, साहूकार बनिया। और उनको वो ऐसा अपने गिरफ्त में फंसा देते हैं वो,
कि बेचारे का सारा फसल ले लेते हैं और उसके एवरेज में कुछ नहीं होता है। और किसान जो है, किसान को पैसा सही से मिल भी नहीं पाता। सही बात तो है कि अच्छा किसान सरकार ने एक योजना शुरू किया, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड ये योजना बहुत अच्छा है और इससे कितने किसान जो है आत्महत्या करने से बच गए, बहुत सारे। अभी आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में एक जिला है लातूर, पता है ना? लातूर, वहाँ पे पानी का बहुत संकट होता है। वहाँ पे टैंक से पानी जाता है, ये जो रेलवे का टैंक नहीं होता, उस टैंक से पानी भर भर के जाता है लातूर में। और वहाँ पे पानी, ऐसे पानी की समस्या है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसान को प्रॉपर वे अच्छे तरीके से पैसा मिल जाए तो अपने खेती का अच्छे से कर पाएंगे। और इसके लिए वो बैंक के पास जाते हैं, लेकिन किसान को डर लगता है। डर क्या लगता है? ऋण लेने से। वो सोचते हैं कि बैंक के पचड़े में कौन फंसे, ज़्यादातर यही होता है। लेकिन बैंक के पचड़े में फंसना नहीं चाहते, और बैंक के पचड़े में इसलिए नहीं फंसना चाहते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेपर फॉर्मेलिटीज होते हैं। क्या होते हैं? पेपर फॉर्मेलिटी, जो साहूकार के पास नहीं होता। साहूकार के पास गए, ऑन द स्पॉट गए, पैसा मांगे, वो दे दिया। आप मान लीजिए उसको 10,000 रुपये की जरूरत है, कितना है? 10,000 रुपये। उसने 10,000 दिया, कहा ठीक है आप हमको जो है इस पर 2% 10% ब्याज दीजिए। और बेचारा ब्याज देते देते लास्ट में उसका सारा फसल वही दे देता है। तो कृषि की समस्याओं में सबसे बड़ा मूल कारण ये है साख की समस्या, पैसे ना होना। अगर पैसा रहेगा तो अच्छे तरीके से वो कृषि कर पाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या था? है? किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना थी उसमें क्या था? कम ब्याज पे ऋण? हाँ, इसमें तो 4% पे दिया जाता है किसान क्रेडिट, और 15 महीने के लिए दिया जाता है, एक फसल के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड जो है एक फसल के लिए दिया जाता है। अब 4 उस पर 4% का ब्याज आता है। 4% ब्याज बहुत कम होता है सच में। बहुत सारे लोगों को मैं बताऊं क्या करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के और पैसा कहीं जमा कर देते हैं, उससे ज़्यादा ब्याज पाते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र लोग हैं, बैंक में हैं। लिमिट कितनी होती है उन्हें कितने लोन वो तो आपका डिपेंड करेगा खेत के आकार पर। खेत के आकार पे आपका जैसे जितना खेत रहेगा उस हिसाब से आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो बैंक से एक कार्ड बनवाना पड़ेगा। हाँ, तो किसान क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, इसमें ब्याज कम मिलता है। ठीक, बहुत सारे को मैं बता रहा हूँ, सच में बहुत सारे लोग किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के और पैसा कहीं और लगा देते हैं, उससे ज़्यादा ब्याज पाते हैं और ले जाके बाद में उसको जमा कर देते हैं। तो भाई सबके पास है। और समस्या देखिए, समस्या ये है कि जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति, और ये सब कर कौन पाता है भाई? जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। फ्रॉड वही कर पाता है जिसके पास ज्ञान है। जो बेचारा अनपढ़ किसान है वो इन सब चीज़ों से नहीं पढ़ना चाहता, वो नहीं फंसना चाहता। पहली बात तो बैंक जाने डरता है। जनधन योजना न आया होता तो भारत में लोगों के पास अभी भी खाते न होते। अब तो मुझे लगता है कि अमूमन 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास खाते हो गए। इसमें कितने लोगों के पास अकाउंट है? सारे लोगों के पास है। तो ये सब समस्या है। और वो साहूकार के पास जाता क्यों है? जाता इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई पेपर फॉर्मेलिटीज नहीं होता, उसको तत्काल पैसा मिल जाता है, या फिर जहाँ से खाद लेता है वहाँ से पैसा उठा लेता है। तो ये सब सारी समस्याएं होती हैं जिससे किसान उस गरीबी की साइकिल में फंस जाता है और अपना विकास नहीं कर पाता। और सबसे लास्ट वाली बात, परंपरागत कृषि। परंपरागत कृषि मतलब क्या होता है ये आप लोग बताइए। परंपरागत कृषि क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण है? परंपरागत कृषि क्यों करता है? इस पे उसको एमएसपी मिलता है, और एमएसपी का पुरस्कार कौन होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब शुरू किया गया? कब शुरू किया? कब शुरू किया गया? ये आया है एग्जाम में क्वेश्चन। अब मैं बताया इसी क्लास में होता है, तो कम से कम 4-5 बताइए। 1965 एमएसपी। ठीक है, परंपरागत कृषि करने के पीछे का कारण यह है धान गेहूं की फसल, क्योंकि धान गेहूं की फसल जो है आसानी से उसको जो है बेचा जा सकता है। धान गेहूं और गन्ना, धान गेहूं और गन्ना, ये तीन जो है ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, धान गेहूं और गन्ना। इससे क्या होता है कि वह आसानी से मार्केट में उसको परचेज कर देते हैं, आसानी से मार्केट में परचेज कर देते हैं और उनको पैसे ठीक कर देते हैं। पूरन लेके जाओ, किसी दुकान वाला देगा नहीं,
सही बता, लेगा कोई दुकान वाला? जल्दी नहीं लेगा। उड़द हुआ, फिर मसूर हुआ, ये सब दुकान पे ले जाइए, दुकान वाला खरीदने को तैयार नहीं होगा। सरसों तो ले लेते हैं। ये सर अब तो बहुत आंदोलन होते हैं इसको लेके, एमएसपी को लेके। एमएसपी इसके पीछे कारण है, लेकिन आंदोलन जानते हैं क्या हो रहा है? आंदोलन ये हो रहा है कि एमएसपी को जो है ये संविधान ये घोषित कर दिया जाए कि एमएसपी के नीचे कोई पैसा मतलब खरीदे नहीं। अगर एमएसपी की गारंटी दे दी जाएगी तो बहुत देश में बहुत भयंकर समस्या कारण हो जाएगा। आपको बताएं, अमेरिका में एक बार एक राष्ट्रपति हुई और वो राष्ट्रपति जो है दूध जो पनीर था उस पनीर पे जो है गारंटी दे दी पनीर के एमएसपी पे, और इतना मात्रा में अमेरिका में पनीर हो गया था कि उसके लिए स्टेडियम को खाली कराना पड़ा और वो पनीर स्टेडियम में रखा हुआ है। तो सरकार के साथ भी यही समस्या, अगर ये गारंटी दे देगा तो सारे लोग जो है जाएंगे वहीं बेचेंगे और इतना भारी मात्रा में हो जाएगा। आपको पता है सरकार क्या करता है? ये जो आप बेचते हैं ये सरकार बेचता नहीं है, बहुत ये हम लोगों को खाने पे दे रहा है। ये जो आप 5 किलो मिलता है ये यही जाता है जो सरकार खरीद के देता है और उसको रखने के लिए सरकार कितना पैसा खर्च करता है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सरकार जो है, देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोगों को पता है एमएसपी का क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सही बातें सही तरीके से पहुँचाई नहीं जा रही। एमएसपी का मतलब जैसे सरकार फिक्स कर देती है अपनी को, एमएसपी का मतलब जो होता है सरकार ने फिक्स कर देती है, सरकार डिसाइड करती है। देखिए हर साल आता है गेहूं का फसल का इतना रुपए, धान के फसल का इतना, गन्ने का अलग होता है, उसके बाद पूरा तूर जितने भी हैं, लेकिन उस पर एकदम गारंटी नहीं है, ठीक है। आज जाते हैं किसी दुकान वाले के पास, इस समय 2300 रुपये मान लीजिए चल रहा है, दुकान वाले के पास गए 2300 लेता है दुकान वाला? बनिया नहीं लेता, 20 रुपये। यही चीज वो मांग कर रहे हैं कि कोई अगर ऐसा करता है 23 रुपये से कम लेता है तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है, और सरकार इसी से पीछे रखता है, सरकार इसी से पीछे रखता है। नुकसान भी है, नुकसान तो है ही है भाई, नुकसान हर चीज का नुकसान है तो फायदा भी है। अब पता चले इतना हो जाए उसके पास, वो क्या करेगा? बाहर तो कर नहीं रहा है। ये बातें सब समझ में आ गई। और एक और है इसमें क्या था, प्रदूषण। प्रदूषण के लिए क्या है, इतना भारी मात्रा में आप खाद और पेस्टिसाइड यूज करेंगे, जमीन की उर्वरकता खत्म हो जाएगी और जमीन बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। बताइए इसमें क्या क्या पॉइंट लिखवा दीजिए आप लोग, सही बताइए, हाथ उठा के बताइए कितने लोग लिख लेंगे? हो जाएगा कि लिखवा दें? हैं? बोल नहीं रहे सब लोग। हो जाएगा, क्लास होगा कंप्लीट। अब 1-2 टॉपिक है, पढ़ने की क्षमता हो तो बताइए, नहीं तो हैं? चलो मुझे भी भूख लग गई, हम रात में खाना नहीं, हम रात में खाना ही नहीं। चलिए कल आपका जो है, कल छुट्टी है, मंडे को मैं हो सकता है नया हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जा रहा हूँ। मैं